हेलो एवरीवन। अब हम लोग प्रश्नमाला 3F पढ़ेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 14 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, पहला सवाल कहता है कि 632 और 320 का महत्तम समापवर्तक निम्नांकित में कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे हम कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, महत्तम समापवर्तक जिसे शॉर्टकट में मस लिखते हैं, ठीक है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इससे पहले यानी कि प्रश्नमाला 3E में हम आपको पढ़ाए थे कि किसी भी दी गई संख्याओं का मस अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी कि मस निकालने का 2 से 3 तरीका होता है, ठीक है। तो अभी तक आप सीख चुके हैं कि सार्व गुणनखंड से भी मस ज्ञात किया जाता है। फिर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी किसी दी गई संख्याओं का मस ज्ञात करते हैं। फिर एक और विधि होता है जिसका नाम है लगातार विभाजन विधि। लगातार विभाजन विधि, इस विधि से भी मस ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्नमाला में जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सभी का मस इस विधि से ही निकालेंगे। तो आपको ये समझना है कि किसी भी दी गई संख्याओं का लगातार विभाजन विधि से मस कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो एक हम आपको उदाहरण देकर के समझाएंगे, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि किसी भी दी गई संख्याओं का मस इस विधि से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रश्नमाला का देखिए, प्रश्नमाला 3F पढ़ रहे हैं। इसका पहला सवाल, इसमें आपको 2 संख्या दिया गया है। पहली संख्या 632 है और दूसरी संख्या 320 है, और कह रहा है कि इनका मस ज्ञात कीजिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लगातार विभाजन विधि से इन संख्याओं का मस कैसे निकाला जाता है ये समझिए। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो संख्या दिया गया है इसमें कौन बड़ी है और कौन छोटी है, ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 320 छोटी है और 632 बड़ी है, ठीक है। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि जो संख्या दिया गया है उसमें छोटी कौन है और बड़ी कौन है। तो यहाँ पता चल गया कि ये जो संख्या है ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। अब आपको क्या करना है कि जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी संख्या से आपको भाग देना है, ठीक है। तो छोटी संख्या 320 से और बड़ी संख्या 632, तो 632 में 320 से भाग देंगे, ठीक है। भाग कैसे दिया जाता है ये तो आपको पता होगा। देखिए, 320 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 320। अगर यहाँ पे आप 2 लिखिएगा तो फिर इससे बड़ा हो जाएगा तो ये लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 320 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 0 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 312 है और यहाँ पे 320 है। तो 312 है तो इसको एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 312। देखिए, 0 में से 2 नहीं जाएगा, ये इससे हासिल लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 बचेगा। 2 में से 1 इसको दे दिया तो ये बचा 1, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं है, कितना है, 8 है। तो जब ये 8 है तो ये प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। अब ये जो शेषफल है ये भाजक बन जाएगा, ठीक है, और ये जो भाजक था ये यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, यानी कि इसको उठा करके यहाँ पे लिख देंगे और फिर भाग लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, 8 तिया 24, अब यहाँ पे 31 है, 31 में 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ऊपर से ये 2 उतर जाएगा
तो ये हो गया 72, और यहाँ पे है 8, तो 8 को 9 से हम गुना करेंगे तो 8 नमा 72। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो जब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो अब ये जो प्रक्रिया बार बार हम दोहरा रहे थे इसको अब नहीं दोहराना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाजक कितना है। तो अभी देख रहे हैं कि भाजक यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये जो भाजक देख रहे हैं जिसका शेषफल 0 है, तो इसी भाजक जो है ये मसा कहलाएगा आपका। तो ये मसा हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा किसका, तो ये जो संख्या दिया गया है इन संख्याओं का ये मसा कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः जो संख्या दिया गया है जैसे 632 और 320, ठीक है, ये संख्या दिया गया था और इसका पूछ रहा है कि महत्तम समापवर्तक बताइए। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 8 होगा। 8 ये जो भाजक है यही मसा कहलाएगा क्योंकि इसका शेषफल 0 है। तो इसी तरह से यानी कि ये जो लगातार विभाजन प्रक्रिया है ये क्या है, एक विधि है मसा निकालने के लिए। अगर संख्या बड़ी दी गई है जिसका आप अभाज्य गुणनखंड करने में आपको परेशानी हो रही है, तब आप लगातार विभाजन विधि से मसा ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये संख्या छोटी होती तो आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी मसा निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे संख्या बड़ी है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने में आपको परेशानी हो रही है, तब आप इस विधि का प्रयोग करके आप मसा निकाल सकते हैं। तो इस विधि से मसा हम तभी निकालते हैं जब दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने में परेशानी होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि लगातार विभाजन विधि से किसी भी दी गई संख्याओं का मसा कैसे निकाला जाता है। तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे तो इसमें कह रहा था कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निम्नांकित में से कौन सा होगा। तो देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 8, तो यही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 2, इसमें देखिए आपको 3 संख्या दिया गया है। पहला 650 है, दूसरा 950 है और तीसरा 600 है। कहता है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2, 3 संख्या है और इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। कहने का मतलब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 600 है, तो पहले हम 600 लिखेंगे। फिर इससे ठीक बड़ी संख्या कौन है, तो ये है, तो इसको लिखेंगे। और सबसे बड़ी संख्या इसमें 950 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि हमें ये पता चल गया कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 950 है और सबसे छोटी संख्या 600 है और बीच वाली संख्या 650 है। ठीक है, तो इस तरह से हम सजा लिए पहले। अब देखिए लगातार विभाजन विधि से हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए 600 है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है 950, तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। देखिए 600 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 600। अगर यहाँ 2 लिखिएगा तो फिर इससे यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो फिर ये घटेगा नहीं, इसलिए इस संख्या के बराबर या फिर इससे हम छोटी संख्या का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे 1 लिखे हैं तो ये 600 हो गया। अब 950 में 600 घटाना है तो कितना बचेगा, 350 बचेगा। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल है इसको भाजक बना देंगे और ये जो भाजक है इसको यहाँ पे लिख देंगे।
और ये प्रक्रिया हम बार बार करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे 350 है, अगर 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 700 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे 2 नहीं लगाना होगा, 1 लिखना होगा। तो जब 1 लिखेंगे और इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 350। अब यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 350 है, तो 600 में 350 अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 250 बचेगा। अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो फिर इसको हम भाजक बना देंगे और इसको यहाँ पे फिर लिख देंगे वापस फिर से। ठीक है, ये जो भाजक है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रक्रिया हम आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए 250 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 250। 350 में 250 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। आप इसमें से इसको घटा के देखिए 100 बचेगा। ठीक है, अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, फिर उसी तरह से करेंगे। इसको बना दिए भाजक और ये जो भाजक था ये आके यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। देखिए 100 है तो यहाँ लिखेंगे 2 तो हो जाएगा 200। 100 को 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 3 लिखते हैं तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, या तो इसके बराबर यहाँ पे लिखा जाता है या फिर इससे छोटा लिखा जाता है। भाग आपको पता होगा, इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। देखिए 0 में 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में 0 घटा देंगे तो 5 बचेगा और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ, फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। ये जो 100 देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 50 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 100 में से 100 घटाएंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल हो गया 0। तो जब शेषफल 0 हो गया तो देखिए कि इसका भाजक कितना है, तो ये है भाजक, तो ये है 50। और आपको यहाँ पे 3 संख्या है, अभी तो आप इन 2 संख्याओं का ही भाग निकाले हैं। तो जब इसका और इसका निकाले तो मुझे भाजक कितना प्राप्त हुआ है? 50 प्राप्त हुआ है। अब आपको इसको और इस संख्या का काम करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ाना है प्रोसेस। देखिए ये जो 50 है यहाँ लिखिएगा कि फिर ये 50 है, ये 50 से आपको इस संख्या में भाग देना है। ये जो बीच वाली संख्या देख रहे हैं, तो बीच वाली संख्या कितना है? 650 है। भाग दीजिए। देखिए 50 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 5 में 0 घटाएंगे 5 और 6 में 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा और ये ऊपर से उतर जाएगा 0। यहाँ पे हो गया 150 और यहाँ पे है 50। 50 को 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। देखिए 0 में 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में 5 घटाएंगे 0 बचेगा और 1 में 1 घटाएंगे 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए शेषफल हो गया 0। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। तो यहाँ पे शेषफल 0 है जिसका भाजक 50 है, यानी कि इन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो कितना होगा? 50 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अतः 650, 950 और 600 का मसा किसको लिखते हैं? महत्तम समापवर्तक को ही मसा लिखते हैं। तो मसा कितना है? 50 है। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए कि किस ऑप्शन में 50 दिया हुआ है, ये देखना है आपको। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपको 50 दिया गया था, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका।